बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, ये हुआ क्या है? कल क्या? तक तो ये स्टोरी थी कि शायद मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो इस सिस्टम के खिलाफ डट के खड़े होंगे, जवाबात देंगे। फिर रात को इख्तलाफी नोट जब आया एजाजुल एहसन का उन्होंने अंदर की कहानी खोल दी कि कितनी जल्दबाजी की जा रही है। चीज़ें वाजे होना शुरू हो कि इन्हें टारगेट किया जा रहा है उस सिलसिले से जो फरवरी में शुरू हुआ था इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से। लेकिन अचानक इनको क्या सूझी, इस्तीफा ही देंगे। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। बड़ी अहम ये डेवलपमेंट है। जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ एक मुल्क की सियासी जमात उनके पीछे पड़ी हुई थी और उस सियासी जमात की वजह से ही जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ ये शिकायत जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई और उनके बाद उनकी ना सिर्फ किरदार कुशी की गई बल्कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा सियासी जलसों के अंदर उनकी तस्वीरें उठा कर लहरा कर उन पर उनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई और उनकी जो है वो एक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत सोशल मीडिया पर भी और इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनके खिलाफ ये सारी मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। और गुज़श्ता रोज़ जस्टिस एजाजुल एहसन का वो जो इख्तलाफी नोट था जो उन्होंने जुडिशल काउंसिल के दूसरे शोकाज नोटिस के जवाब में ये लिखा था और उससे भी देखें कि बड़ी सूरत हाल वाज़े होती है कि उनका ये कहना कि जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ जो शिकायत है इनके ऊपर जो शिकायत कुनंदगान है उनको ज़्यादा सुना जा रहा है और जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है जिस जज के ऊपर उसके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए प्रॉपर गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा। और उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई जिस तरह चलाई जा रही है ये खिलाफ कानून है और इस तरह बड़ी अहम उनकी जो स्टेटमेंट है वो गुज़श्ता रोज़ हमारे सामने आई और फिर आज ही हमने सुबह जस्टिस मज़हर नकवी साहब का वो जवाब भी रिपोर्ट किया जिसमें उन्होंने दूसरे शो का नोटिस के जवाब में अपना तफसीली जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया और उस जवाब में भी उन्होंने अपने खिलाफ जो शिकायत हैं उनको बदनीयती पर मबनी करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ ये शिकायत दर हकीकत उनको इंतकाम का निशाना बनाने और इनके सियासी सियासी मुहरक़ात हैं और इसी वजह से ये शिकायत उनके खिलाफ ये दायर की गई है। और अब देखें कि जस्टिस मज़हर नकवी साहब की जानिब से आज अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है। अभी तक ये तफसील सामने नहीं आई कि क्या सदर मुमलिकत ने उनका ये इस्तीफ़ा मंजूर किया है या नहीं किया, लेकिन ये इस्तीफ़ा उनको भिजवा दिया गया है और ये बड़ी अहम खबर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए ये सारा मामला आगे बढ़ाया जा रहा था और इब्तदा उन्हीं के दौर में हुई थी, लेकिन उनके जो दीगर उनके साथी जजेस थे मेरे ख्याल में अब उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और जस्टिस मज़हर नकवी के बाद मुमकिन तौर पर अगली बारी जस्टिस एजाजुल एहसन की भी हो सकती है क्योंकि हमारे बहुत पहुँचाए हुए साफ़ी दोस्त तो हमें ये पहले ही कहते थे कि किस किस की बारी आएगी। अब जस्टिस मज़हर क्योंकि नकवी वो भी नून लीग की ख्वाहिश है ना। जी जी, अब देखें कि जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ भी बिल्कुल आपने ठीक कहा सियासी जलसों के अंदर उनकी भी और जस्टिस मज़हर नकवी और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये तीन जज साहबान थे जिनकी तस्वीर उठा कर लहरा कर सियासी जलसों के अंदर उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। पस मंज़र इसका आप देखें तो वही था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात वाला मामला और वहीं से ये सारी कार्रवाई आगे चली। फिर एक वकील को आगे किया गया, उससे शिकायत दर्ज करवाई गई। फिर अब जैसे जस्टिस मज़हर नकवी ने आज अपने तफसीली जवाब में उन्होंने लिखा कि 21 फरवरी 2023 को पाकिस्तान बार काउंसिल ने उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उसी रोज़ पाकिस्तान बार की जानिब से जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक करारदाद मंजूर की गई। तो फिर ये सारी चीज़ें अगर आप इनको डॉट कनेक्ट करें तो वाज़े तौर पर इसमें जो इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है वो हमें इसमें नज़र आता है और जस्टिस मज़हर नकवी की के ऊपर जो इल्ज़ामात थे उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने उनके ऊपर गुजरांवाला में अलाइड हस्पताल से मुतल्लिक अलाइड प्लाजे से मुतल्लिक एक इल्ज़ाम था, उन्होंने उसकी तरदीद की कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कौन मालिक है, मैं किसी भी तरह से मेरा इस प्रॉपर्टी के साथ या इस जायदाद के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। उनके बच्चों के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए कि उनके बच्चों ने अपने वालिद के ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये भी कहा गया कि वो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में एडवाइज़र की जो ओहदे होते हैं वो उनके बेटों को दिए गए हैं, लेकिन उसकी भी जस्टिस मज़हर नकवी ने तरदीद की। ख़ास तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का
जिक्र किया गया उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को ये ज़रूर हुई थी, लेकिन वो भी उनको अपने काम की वजह से हुई थी, क्योंकि उनकी एक लॉ फर्म है, वो एक अपने तौर पर वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं और वो अपने काम कर रहे हैं। तो जब NHA की जानिब से उनको ये ऑफ़र की गई थी तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तलब किए थे और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साहबजादों ने वो डॉक्यूमेंट्स बर वक्त वो नहीं दे सके थे, जिसके बाद NHA ने वो ऑफ़र जो थी वो विड्रॉ कर ली। और इस तरह उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कभी भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुशीर, कभी भी कानूनी मुशीर नहीं रहे। फिर आप देखें कि उनके ऊपर जो लाहौर कैंट में उनकी एक जायदाद थी सेंट जॉन्स पार्क वाली, उसके हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए कि जी वो 60 करोड़ की जायदाद थी जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने तकरीबन कोई 10 करोड़ के करीब खरीदी। अब उसके ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी का जो रेट है वो मार्केट वैल्यू से नहीं देखा जाता, बल्कि डिप्टी कमिश्नर उसका जो भी रेट मुकर्रर करता है वो रेट उसका तय किया जाता है। तो मैंने अपने जवाब में जो मैंने जितने की खरीदी 10 करोड़ की, ये वही रेट था जो DC ने इसके ऊपर मुकर्रर किया था और फिर मैंने उसी रेट के ऊपर ये जायदाद खरीद ली। अब मार्केट वैल्यू बेशक आप उसकी 50 करोड़ पे ले जाएं या उसको 100 करोड़ पे या 200 करोड़ पे ले जाएं, तो ये उनकी बात, इसमें भी बड़ा वजन था। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का उन्होंने कहा, फिर जो ऑडियो लीक्स के हवाले से उनकी बात है वो आप देखें कि ऑडियो की आज तक तहकीकात नहीं हुई और सबसे बड़ा इसमें नुक्ता ये बनता था कि क्या जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब की ये ऑडियो रिकॉर्ड करना या लीक करना ये खिलाफ कानून है या नहीं है, क्या एक जज की प्राइवेसी में मदाखलत की गई या नहीं की गई। लेकिन मेरे ख्याल में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जितने भी साथी जजेज़ हैं, जस्टिस मुनीब हों, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हों, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हों, जस्टिस आयशा मलिक हों, मेरे ख्याल में अब इनको टारगेट किए जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अब आगे जस्टिस इजाज़ुल एहसन की मुमकिन तौर पे बारी आ तो सकती यह है। क्या आसान तरीका है अब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठे, वो एक कैंपेन लॉन्च करे, तानो तशनी करे, गालियां बके और उसके बाद आके यहाँ पे एक शिकायत दर्ज करवाए और आगे बैठे जज जो हैं वो फ़ौरन उस पर कार्रवाई शुरू करके उस जज को घर का रास्ता दिखा दें? देखिए ये तो आसान रास्ता निकल आया। देखिए ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि अगर वो किसी भी सियासी सुप्रीम जमात, कोर्ट के जज बनने तक पीछे बड़ा लंबा एक सफ़र होता है। उस सफ़र का अख्ताम अगर ऐसे होता है तो फिर किसी को इधर आने की ज़रूरत क्या है? देखिए यही बात है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह मदाखलत की इजाज़त देना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट और अदलिया की आज़ादी के मदाखलत लिए, अलग चीज़ है, देखिए उनकी ख्वाहिश का एहतराम सर तो ये करें। मदाखलत ही है ना। देखिए आपकी किसी की माँ पर भी अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो फिर वो मदाखलत ही है ना। अब अगर जजेज इस तरह के माइंड सेट रखने वाले हों जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तैनात हों कि वो एक सियासी जमात की तरफ झुकाव रखते हों, अब देखें कि जस्टिस इजाज़ हों या जस्टिस मुनीब हों, इन्होंने PDM जब ये रजीम चेंज हुई तो इन्होंने PTI के हक में कौन से ऐसे फैसले दिए हैं जिससे आप वो इनके सुनना ऊपर ही पसंद नहीं करते, फैसला तो बहुत दूर की बात। बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो अब देखें ना कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आए हैं, तो अब इनके बारे में ये तासुर क्यों बना है कि ये मुस्लिम लीग नून को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं या नवाज शरीफ को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजें वाज़ेह हो जी। चुकी तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये क्यों बना है, ये हाँ। काजी साहब भी फिर अपनी वजाहत दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स वाला देख लें, नायब वाला देख लें, उसके बाद ये ताहियात नहली वाला केस देख लें, तो कोई चीज़ छुपी है। जी जी। दूसरी तरफ आप देखें जमानत का केस आता है, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड का आता है, बल्ले के निशान वाला आता है, तो केस तो सामने वाज़ेह हैं। उनकी प्रोसीडिंग्स देख लें, इनकी प्रोसीडिंग्स देख लें, आपको दो चेहरे नजर आएंगे, इंसाफ के दो तराजू नजर आएंगे, एक तो नजर ही नहीं आ रहा आपको। जी जी, यही बात है। और अब देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का ये इस्तीफा दे जाना, मेरे ख्याल में कल जो ये समाअत हुई सिस्टम है, से शिकस्त है उनकी। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, देखिए वो जज जो है वो निज़ाम के सामने सरेंडर कर गए। देखिए यही बात है, सिस्टम बहुत ज़्यादा ताकतवर है, सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो सिस्टम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनिपुलेट करते हैं, वो चीज़ों को वायलेट करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, वो किसी को टारगेट करने के लिए सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते हैं और इस सारे अमल में उनको रोकने वाला कोई नहीं है। बल्कि आप देखें कि इसमें अलमिया ये है कि इसमें इदारे खुद इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो अपने ही ब्रदर जजेस के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का ये इस तरह इस्तीफ़ा दे जाना, इससे सुप्रीम कोर्ट मजबूत नहीं होगी, इससे खुद एहतसाबी एक और रास्ता खोला गया। ये एक रास्ता खोला गया है। और इससे जो रास्ता खुला है, अब देखें कि मुस्तकबिल में जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे
वो कहीं ना कहीं वो खुद भी फिर इस तरह की सूरत हाल का वो सामना करना उनको पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीफ जस्टिस आता है वो साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल के लिए शायद आता हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिटायर हो जाना है और जो पीछे रह जाएंगे वो है इदारा सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम। तो अगर वो कमज़ोर होंगे तो उससे फिर पाकिस्तान पर का जो अदालती निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर आम आवाम का एतमाद कम होगा, एतमाद कम होगा तो फिर इससे अदलिया मज़ीद कमज़ोर होगी। तो ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए था कि शिकायत, ये जो सियासी बुनियादों पर जो शिकायत दर्ज की गई थी, इनको पहली समात पर ही रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि वही वो वकील, उन्होंने फेंकी ना, वही, जस्टिस तारिक मसूद जी वाली। जी, वही वकील जिसने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अभी पिछले दिनों जब ये साइफर केस की समात रोकी गई जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत की जानिब से, तो उसमें आप देखें कि उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के खिलाफ वही वकील सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहा था। और जिस दिन इधर दरख्वास्त दर्ज करवाता है, शिकायत लेके आता है, उसी दिन चीफ जस्टिस के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट कर। जी जी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उनको उनको देखने की ज़रूरत है। और गुज़श्ता रोज़ जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने के हवाले से 3 रुकनी बेंच का के सामने जो समाअत थी, मेरे ख्याल में कल अगर वो कार्रवाई में अगर उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता तो शायद जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफ़ा ना देते। लेकिन कल जब उनको स्टे ऑर्डर ही नहीं मिला, और ये बिल्कुल मामूली चीज़ थी जो सुप्रीम कोर्ट दे सकती थी, ये क्या नॉर्मल ये उन्हें कार्रवाई लास्ट थी। बॉल तक नहीं मैच खेलना चाहिए? देखिए, लास्ट बॉल से पहले ही वो ये समझ गए थे कि उनको शायद हटाने का फैसला हो चुका है, ये हतमी चीज़ है। अगर 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 ये हटाते तो उनका केस ज्यादा मजबूत होता, या इस्तीफा देके उन्होंने अपना देखिए, केस कमजोर किया है। इस्तीफा दे के वो शायद उन्होंने ये अब सोचा तो जो हो। इल्जामात लगाए गए थे, 90% लोग उस पर बिलीव करेंगे कि भाईजान इन्होंने अपनी इल्जामात जो लगे हैं वो छुपाने के लिए, जो एसेट्स का इल्जाम लगा है वो जदादे बचाने के लिए और इधर से पेंशन बचाने के लिए रिजाइन कर दी है। अगर ये यहाँ से इनको निकाला जाता तो उनका केस ज्यादा मजबूत होता। देखिए, बस वो उनकी मेरे ख्याल में अखलाकी शायद जीत होती है उनकी। वो बहुत ज्यादा दबाव में थे और दबाव की वजह से ही उन्होंने ये फैसला किया है। मखदूम अली खान बहुत बड़े वकील हैं, कल वो जी अदालत में पेश हुए, उन्होंने केस भी अच्छा कंटेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने उनको स्टे नहीं दिया। अगर वो स्टे मिल जाता तो वो शायद इस्तीफा ना देते। स्टे ना मिलने की वजह से वो मजीद दबाव में चले गए, और इसी दबाव की वजह से आज उन्होंने अचानक ये फैसला किया है और उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। लेकिन ये फिर भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के लिए मेरे ख्याल में इसको नेक शगुन नहीं करार दिया जा सकता। हमारे इदारे, हमारे जो उन इदारों के सरबराहान हैं, वो बार बार ऐसे जो हल्के हैं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ अक्सर काम करते हैं, उनको ये रास्ते दिखा रहे हैं। पहले सादा कानून साजी से आइन में तरमीम के ज़रिए रास्ता दिखाया गया, और अब जजेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करके ये रास्ता दिखाया जा रहा है। और ये तो सिलसिला रुकेगा। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर एक बार शगाफ पड़ जाता है फिर वो उसको भरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो शगाफ वक्त के साथ साथ बड़ा ज़रूर होता है। और पाकिस्तान के पहले देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट में की जो जजेस थे उनमें पहले तकसीम हुई, उस तकसीम बढ़ती बढ़ती वो एक पूरी दरार बनी, और दरार से वो खलीज बन गई, और 2 ग्रुप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन गए, एक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का और दूसरा मौजूदा चीफ जस्टिस का। और अब देखिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस के पास अक्सरियत ज़्यादा है, और वो इस वजह से अब नज़र आ रहा है कि शायद वो मुखालिफ जजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो इसका तो मतलब ऐसे ही है कि जैसे आपके पास पपेट्स हैं, आप जिधर चाहे मूव कर लें। ये तो इंसाफ ना हुआ। ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं सर। ये बड़े हाउसेज की क्या कहते हैं वो, हाउस ऑफ हाउस ऑफ कार्ड्स ही है ये, एक तरह से आप देख लें कि बड़े ओहदों पर बैठे लोग किस तरीके से सही चीज़ों के साथ खेलते हैं, सिस्टम के साथ खेलते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।